बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, पहला यूनिट सेल का था, दूसरा मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। उसमें हमारे पास दो तीन मेथड्स हैं। एक है ब्रैग्स मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस। ये अरेंजमेंट आप देखेंगे इसमें ना, ये फर्स्ट लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रही है एक ट्यूब है जिसमें हम एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अभी जो मैंने एक्सरे प्रोडक्शन का मेथड बताया है वही ये यूज़ कर रहा है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। कैथोड से कैथोड रेज आती हैं जो इस टारगेट, ये कोई मेटल पड़ी होती है, मेटल एटम, उसके ऊपर जाके ये टकराते हैं। टकरा के तो वहां से वो जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो हायर लेवल वाले नीचे आते हैं और एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। तो यानी जो एनोड होता है ना, एनोड के ऊपर हम कोई मेटल रख लेते हैं, उसके ऊपर कैथोड रेज आके टकराती हैं और उसमें से एक्सरेज को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपकी आगे स्लिट में से पास करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेंगी। तो स्लिट ये है कि उसको एक ही डायरेक्शन में कर देगी, एक होल होगा, बाकियों को रोक लेगी एक ही सिंपल एंगल पे, यानी एक 0 डिग्री पे वो सीधी एक ही लाइन में सारी रेज आ रही होंगी। फिर इसको आगे ये सी पॉइंट के ऊपर वो क्रिस्टल पड़ी हुई है जिसका आपने स्ट्रक्चर फाइंड करना है। तो उसके ऊपर आके ये टकराती हैं, टकरा के डायफ्रैक्ट हो जाती हैं एट सम एंगल, किसी एंगल के ऊपर डायफ्रैक्शन हो जाती है। तो ये पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रोमीटर आयनाइजेशन चैम्बर रखा हुआ है, ये पूरे का पूरा इस ये जो, जिसे एक तो ये सर्कुलर स्केल है, स्केल इसलिए कि हम एंगल फाइंड कर सकें, और टर्न टेबल इसलिए नाम दे रहे हैं कि ये मूवेबल है। ये जो आपका आयनाइजेशन चैम्बर है ये यही फिक्स नहीं है, या हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, क्योंकि रेज ने टकरा के डायफ्रैक्ट होना है तो किस एंगल पे होना है वो हमने फिर इसको मूव करके इस टर्न टेबल के ऊपर ऐसे मूव करके पता चलाना है एंगल का ना, थीटा क्या है। पता कैसे चलता है कि वो एक्सरे जो डायफ्रैक्ट होकर आ रही वो पहुंचती है यहाँ पे आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर। आयनाइजेशन चैम्बर क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई गैस मौजूद होती है कि जब उससे एक्सरेज टकराती हैं तो उसको आयोनाइज कर देती है। जब वो आयनाइज होगी तो इलेक्ट्रॉन, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे, और वो खुद चूंकि पॉजिटिव चार्ज बन चुकी होगी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाएगी। तो अंदर से एक सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमीटर जो है वो उसके करंट की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेगा, तो हमें बता देगा कि भाई यहाँ पे एक्स रेज आ रही हैं, यानी उसके प्रेजेंस को शो करने के लिए ये हमने यहाँ पे क्या करना है, एंगल। ये जो टर्न टेबल है मैंने कितना इसको मूव किया है, तो कितने एंगल पे मुझे एक्स रेज जो है वो मिल गई हैं। तो इस पूरे का अपरेटस की जो मेजरमेंट है वो सिर्फ एंगल की, और एंगल से फिर आगे हम फर्दर कैलकुलेशन वही ब्रैग मेथड वाला वो यूज करके फार्मूला 2D, ये 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको यूज करके हम मुख्तलिफ मेजरमेंट उसमें से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पढ़ ये भी है जो पीछे भी हल्का से मैंने बात की थी कि द प्रैक्टिस विल हेल्प अस टू मेजर द वैल्यूज ऑफ एन एंगल थीटा कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा। जिस तरह आप वेवलेंथ में या रेजोनेंस में देखते हैं ना, तो रेजोनेंस होती है मालिक्यूल्स के दरमियान, तो उसमें फिर वो एक एक दफा मैच हो गई तो वो मैक्सिमा आ जाता है, फिर कुछ देर बाद फिर एक मैचिंग आ गई, फिर मैक्सिमा आ गया, तो उसको हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा या थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। तो यहाँ पे भी यही है कि एक्स रे जो हमें मिल रही होंगी एक एंगल पे मिल रही होंगी, फिर किसी उसी के मल्टीपल के तौर पे कोई बड़ा एंगल होगा उसके ऊपर मिल रही होंगी। तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती हैं। फिर उसमें हमने जो सबसे कम फर्स्ट ऑर्डर वाला है या सेकंड या थर्ड जो भी हो उसके ये एन की वैल्यू, जो एन यहाँ लिखा हुआ वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर को ही शो कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का एंगल छोटा होगा, सेकंड का और बड़ा होगा, थर्ड का और बड़ा होगा, तो उस हिसाब से एन की वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी। तो ये फायदा ये होगा कि वो फिर रेशो जो है वो सेम रहती है। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं उसने फर्स्ट ऑर्डर से कैलकुलेट किया तो उसका आंसर और होगा, तो वो सेकंड से जिसने कैलकुलेट किया उसका ऑर्डर और होगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एन जो साथ मौजूद है वो ऑर्डर को भी शामिल कर रहा है, तो वो रेशो उनकी सेम ही रहती है। अच्छा, उसके बाद है पाउडर मेथड, सेकंड मेथड जो है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऑफ NaCl आपको करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे उसने समझाने के लिए एग्जांपल दी है। आपने मेथड को एक्सप्लेन करना है, ये डायग्राम भी बनानी है और ये उसका प्रोसीजर उसने उसको वर्डिंग में भी एक्सप्लेन किया हुआ। पाउडर मेथड क्या होता है कि जैसे नाम से ये कि यहाँ पे आपने जो क्रिस्टल जो जिसका स्ट्रक्चर फाइंड करना है, जिस क्रिस्टल का, उसको आपने पाउडर फॉर्म में लेना है।
और पाउडर के ऊपर आपने एक्स रेज जो है वो फेंकनी होती है। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें देखें ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कोलीमेटर। तो यहाँ से एक्स रेज पैरेलल लाइंस की शक्ल में आ रही है। ये सेंटर में क्रिस्टल पड़ी हुई है जिस पाउडर फॉर्म में, जिसके ऊपर आके वो टकरा रही है सैंपल आपका। और उसके गिर्द ये सर्कुलर फॉर्म में ये सिलेंड्रिकल कैमरा जो नोट कर रहा है। कैमरा कैसे नोट कर रहा है कि एक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म कह लें, तो उसके ऊपर आके वो एक्सरेज जो है टकरा, जैसे ये इसी को सिंपल वे में ऐसे शो किया कि एक्सरे बीम आती है, इसके ऊपर टकराती है, टकरा के डिफ्रैक्ट जब होती है, तो चूंकि ये पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म का मतलब है कि हर पाउडर का हर पीस जो है ना, हर पार्टिकल, हर टुकड़ा एक अलग क्रिस्टल के तौर पे बिहेव करेगा। तो पहले तो था ना, पिछलों में तो आपने एक ही क्रिस्टल लेते थे, तो उसके ऊपर वो रेज टकराती थी सारी एक ही तरह से टकरा के एक ही तरह की एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन शो कर रही होती थी। यहाँ पे ये कि हर एक का एंगल डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक को कैसे पड़ा होगा, को कैसे पड़ा होगा। लेकिन आपको जो फिर मुख्तलिफ एंगल्स की शक्ल में मिलेंगे, वो मिल के कुछ इस तरह की शक्ल बनाएंगे कि एक कोन की शक्ल हमें नजर आएगी। ये देखें यहाँ से रेज पड़ी हैं तो वो डायफ्रैक्ट होकर निकल रही हैं मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर, लेकिन वो एक इस तरह कोन, ये जो सर्कल है ना, कोन की शक्ल में कोन स्टार्ट हो रही है इस पाउडर सैंपल से, और वो जो आपकी फिल्म है उसके ऊपर जाके वो एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कल सा बना रही है। तो ये कोन की शक्ल में हमें एक्सरेज यहाँ से निकलती हुई मिलती है। अब हम क्या करते हैं, इस कोन को ये ड्रा करते हैं। ये कोन इसने बनाई है कि ये सेंटर में वो सैंपल है, ये साइडों पे आपकी वो फिल्म है, और उससे कोन जो निकल रही है इस तरह, और ये इस तरह और इस तरह सारी ना कोन जा रही। तो उसके दरमियान, उसके दो लाइनों के दरमियान जो एंगल है उसे हम टू थीटा का नाम दे रहे हैं। और ये जो लाइन लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क की लंबाई है, आर्क ही बोलते हैं ना सर्कल का ये छोटा सा हिस्सा जो घूमता है, तो लेंथ ऑफ आर्क उसको हम एस से शो कर रहे हैं। और ये जो आर से मुराद डिस्टेंस है इस सैंपल का और इस कैपिलरी या कैमरा या फिल्म के दरमियान जो फासला है उसको आर का नाम देते हैं। अच्छा, अब असल में फार्मूला तो ये था कि आर और एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप देखें ना, जितना आप इस सैंपल को इस से दूर करते जाएंगे तो उतना आपका ये जो कोन है इसका साइज बड़ा होता जाएगा। जैसे आप लाइट के करीब हाथ करें तो आपका जो है वो ज्यादा शेडो बड़ा होता है, लेकिन जैसे दूर होते हैं तो शेडो कम होता जाता है। तो ये भी ऐसे ही है कि एंगल तो वही रहेगा, एंगल तो वही रहेगा जो वहां पे है, टू थीटा ही रहेगा, लेकिन जितना आप इस फिल्म को इससे दूर करते जाएंगे उतनी उसकी, ये देखा ना, ये रे इस तरफ जा रही है, ये रे इस तरफ जा रही है। तो अगर मैं फिल्म को यहाँ रख दूं तो फिर आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। तो आर और एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उस प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में बदलना था तो कांस्टेंट लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लेके आए हैं वो है टू थीटा। अब थीटा आप कहते हैं सर, थीटा तो समझ आती है कि एंगल थीटा था वो ले लें, ठीक है। टू थीटा क्यों लिया? कि हमारी जो रिजल्ट है ना, अगर मैं जैसे आपने सुना हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल को मैच करने के लिए ना कांस्टेंट हमारे पास होता है। तो अगर कोई फर्क आ रहा हो तो हम फिर उस कांस्टेंट को अपने हिसाब से इस तरह सेट करते हैं ताकि हमारा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट सेम हो जाए। तो इसलिए यहाँ टू थीटा रखता है। अगर हम टू ना लगाएं तो फिर हमारी निकाली हुई एस की वैल्यू या आर की वैल्यू वो सही मैच नहीं होती जो आपका असल वैल्यू है। तो उसको मैच करने के लिए भी हमने टू थीटा रखा हुआ। तो ये कांस्टेंट कह लें, क्योंकि उसने चेंज नहीं होना ना। आप आर को बड़ा करते जाए, एस जरूर बड़ा होता जाएगा लेकिन एंगल आपका सेम ही रहता है। तो इसलिए ये फार्मूला हमारे पास आ गया, एस ओवर आर इज इक्वल टू ये टू थीटा। एस ओवर आर इज इक्वल टू टू थीटा। एस से मुराद वो ये आपकी आर की लेंथ होगी, और आर से मुराद इस कैमरा, ये जो सैंपल और इस फिल्म के दरमियान जो फासला है उसे आर का नाम देते हैं। तो थीटा बराबर आ गया एस ओवर टू आर के, और थीटा हमने निकालना होता है। तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू पता चलेगी, आर की पता चलेगी, या हम वो थीटा जो है उसकी, यानी फार्मूला ये बन गया। इसमें से हम आर तो हमें पता है कितना फासला है ना, एस हम निकाल सकते हैं। एस कैसे होगा? ये फिल्म के ऊपर जब वो बन जाती है ना कोन, तो उसकी हम लंबाई नोट करके तो हम उसमें से एस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। तो इस तरह, अच्छा इसमें एक और पॉइंट कि ये जो थीटा आपके पास निकलेगा ये निकलेगा रेडियंस के अंदर। आपने सुना होगा एंगल थीटा के दो है ना यूनिट, एक रेडियन भी होता है और एक डिग्री भी होता है। जैसे 180 डिग्री है उसको हम कहते हैं इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई को भी 180 बोला जाता है ना, तो रेडियन के अंदर अगर 180 को मैं बोलूं तो पाई,
और अगर डिग्री में बोलूँ तो 180। तो इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इन दोनों के रिलेशन है। तो अगर आपने जैसे ये नीचे क्वेश्चन दी है, रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपने डिग्री को रेडियन में ले जाना है तो पाई ओवर 180 से इसको रिवर्स कर दें, उल्टा दें, तो वो आपका डिग्री से रेडियन में चला जाता है। तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूनिट। उसके बाद है जी लाउस मेथड, तीसरा है। ये भी सेम वही जो पहला ब्रैग वाला ही था, लेकिन इसका थोड़ा सा बस इसमें चेंज ये आता है कि एक्सरेज जो आती है स्लिट से पास करके उसको पैरेलल बना लिया जाता है, फिर रास्ते में उसके क्रिस्टल रख दी जाती है। ये सिंगल क्रिस्टल ही यूज करता है ये भी। तो उस क्रिस्टल से टकराने के बाद हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट उसके सामने पड़ी, उसके ऊपर एक खास पैटर्न मिल जाता है। ये जो पैटर्न खास अंदाज है डायफ्रैक्शन का, ये डिपेंड करता है इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, इस क्रिस्टल की लेयर्स के दरमियान फासला क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम अंदाजा लगा लेते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हुए हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो किस की, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पे हम एंगल वगैरह नहीं फाइंड कर रहे, इसमें हम वो फोटोग्राफिक प्लेट पे बनने वाला पैटर्न जो है, जो स्पेसिफिक होता है, जो रिलेट करता है कि इस तरह का पैटर्न फलां क्रिस्टल का होगा, इस तरह का पैटर्न फलां का होगा, इस चीज को सामने रखते हुए हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। इस मेथड में हम एंगल थीटा जो है वो फाइंड नहीं किया जाता। ठीक हो गई। तो ये इसमें आपके तीन मेथड्स हो गए अरेंजमेंट्स के। और बस ये सॉलिड्स में, ये आपका सॉलिड्स के वाले से तो ये पूरा हो जाता है। हाँ, इसके साथ आपके ना वो है थोड़ा सा और एक दो छोटे से टॉपिक हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं ना एक नेक्स्ट जो है वो उसको देख के ना तो वो भी आपको शेयर करूंगा, या वो कॉलेज में इंशाल्लाह डिस्कस कर लें।